हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के टेस्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। डेली मैं 50 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड कराता हूं और इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन रहता है। आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में विज्ञान का क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसलिए विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो अभी इससे पहले आप नहीं देखे हैं वीडियो तो 3 टेस्ट करा चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। और डेली मैं रात के 9 बजे के करीब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखा कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सबसे पहला कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेलवे में क्वेश्चन बन जाता है और भी एग्जाम जैसे बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाते हैं। तो हार्ड डिस्क जो होता है इसकी स्पीड कितनी होती है? जो हार्ड डिस्क होता है इसकी स्पीड जो होती है ये 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। इसकी 3600 घूमता है प्रति मिनट में, तो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। ठीक, तो ये इसकी स्पीड होती है प्रति मिनट में। और ये देखिए कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर करने के लिए ये कार्य करता है। अगर कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर करना है तो ठीक, इसे याद रखिएगा। इस समय जो 4 गीगाबाइट का हार्ड डिस्क है उसे अच्छा माना जाता है, आदर्श माना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, इसका तो आंसर ये हो जाएगा डी। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कौन था, तो भारत के प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर जो था ये नई दिल्ली था। ये सब आपके क्वेश्चन आना चाहिए। और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितना कोण बनाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अपने कक्ष तल के साथ बोल रहा है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितना कोण बनाता है, तो ये 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ये 66.5 डिग्री कोण बनाता है अपने अक्षतल के साथ। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सूरज की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिनों में करता है। तो सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में सूरज का 365 दिन लगता है। साथ में उसमें कुछ घंटा जुड़ जाते हैं, जैसे 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड ज़्यादा लगता है एक परिक्रमा सूरज के करने में। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। और यही जो है 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड हर 4 साल में बढ़कर एक दिन आगे हो जाता है, तो उससे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ठीक, तो ऐसे कर कर आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सबसे पहले ऑप्शन आप पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए। तो इसमें जो हो जाएगा बृहस्पति का। व्यास किसे कहते हैं? व्यास रेड यहाँ पर देखिए, ये रहा डायमीटर जिसे व्यास बोला जाता है, और इसका आधा को रेडियस बोला जाता है। ठीक, तो अगर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और इसका ही एक उपग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड है। ठीक, ये सब भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये बृहस्पति, इसका आंसर हो जाएगा, व्यास अधिक है। बाकी बृहस्पति के बारे में और भी जान लीजिए कि जैसे ये सूरज हुआ, ठीक, सूरज हुआ, उसके बाद बुध आता है, फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, फिर उसके बाद मंगल आता है। तो ये जो ग्रह हुए यहाँ पर क्षुद्र पट्टी बेल्ट पाया जाता है। ये जो ग्रह हुए इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और बड़ा ग्रह कहाँ से स्टार्ट में, इसके बाहर का जो कि गैसीय और तरल अवस्था में रहता है, ये सब ठोस अवस्था में रहता है आंतरिक ग्रह। तो बड़ा ग्रह बृहस्पति से ही, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो ग्रह है ये बड़ा ग्रह है, इसके बाहर वाला ग्रह है। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, शनि का भी एक उपग्रह है, कौन से, टाइटन है, उसे भी याद रखिएगा। शुक्र और बुध, शुक्र बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। तो जहां से क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा। 4 देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है। आप देखते हैं कि एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, और एनटीपीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है। जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, सीपीयू जिसे बोला जाता है। ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। इसका एक और नाम है कि इसको क्या बोला जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। जैसे हम लोग का मस्तिष्क दिमाग है ना, पूरे शरीर को देखता है, कंट्रोल करता है, वैसे सीपीयू कंप्यूटर को का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, रैम कंप्यूटर का यादाश्त कहा जाता है। तो मस्तिष्क और यादाश्त में, यादाश्त आपके मस्तिष्क में ही रहता है, इसकी यादाश्त जो सोचने की क्षमता या स्टोर करता है, वैसे ही रैम जो कहलाता है, RAM, इसे राम मत पढ़िएगा, ये रैम है। रैम को कंप्यूटर की यादाश्त कहा जाता है। ये सब आपको याद रखिएगा। एक होता है रोम, ROM, ये भी कंप्यूटर का ही भाग है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है तो ये याद रखिएगा। रोम जो होता है प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। ठीक, ये सब याद रखना है आपको। कभी भी क्वेश्चन बनेगा आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। अब ये बार बार हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं कि टेस्ट ट्यूब बच्चा या टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका अर्थ जो होता है ये होता है कि पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण। फिर पात्र निषेचन होता है, उसके बाद गर्भाशय में इसका प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। बार बार आप लोग बोल रहे थे कि सर साइंस का क्वेश्चन कराइए, साइंस का क्वेश्चन, तो मैंने सोचा चलिए अब साइंस का क्वेश्चन डेली करा ही देता हूँ, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो भी करा रहा हूँ। ठीक, इसे बस ध्यान से आप देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
निर्वात, जिसे वेकम बोला जाता है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, जो निर्वात है इसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, ये जो होता है निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कांच में कितना होता है, तो कांच में जो चाल होता है ये इधर यहाँ पर 2 कर दीजिए, 3 की जगह क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए और 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कर दीजिए। वैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो जल में प्रकाश की जो चाल होता है वो आपको पॉइंट में कर दीजिए, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कर दीजिए। ठीक, ये जो होता है जल में प्रकाश की चाल होता है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश जो है ना वो तरंग की तरह व्यवहार करता है और एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। जैसे कि आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश जो है ये फोटोन के रूप में, छोटे छोटे फोटोन के रूप में आता है, बंडल के रूप में, ये आइंस्टीन ने बताया था। तो वो कणीय सिद्धांत दिया था प्रकाश का, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी है। तो तरंग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अलग थ्योरी है, प्रकाश के जो कण के सिद्धांत है उसका अलग थ्योरी है। ठीक, तो ये दोनों तरफ के व्यवहार, अनुदैर्ध्य भी और अनुप्रस्थ दोनों तरह का व्यवहार करता है प्रकाश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। मान लीजिए कि पानी की भरी बोतल कोई रख लीजिए, आप फ्रिज में उसे डाल दीजिए। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा वो बर्फ़ बन जाता है तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो पानी से भरी जो डाट लगी बोतल है वो बर्फ़ जमने पर टूट जाती है। जैसे जल का क्या होता है, आयतन जो होता है ये बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो 7 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करने पर आयतन में घटता है, जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर घटता है, तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने शुरू कर देता है। ठीक, और इसका घनत्व का अर्थ ये हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। तो ये सब याद रखिएगा। नीचे वाला क्वेश्चन वही है, झट से लगा लीजिए कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री जल तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले घटेगा और बाद में क्या, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ये देखिए, पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा। ठीक, ये आयतन पर, और जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाता है, घनत्व पर प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक, तो पहले बढ़ेगा आयतन और फिर बाद में घटने लगता है। ये आपको 0 से 10 डिग्री तक गर्म कीजिएगा तो, क्योंकि 4 डिग्री पर देखिएगा, 4 डिग्री पर क्या होता है, घनत्व सबसे अधिकतम होता है, और यहाँ पर 0 डिग्री के गर्म करने पर आयतन तो घटता है और 0 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ने शुरू हो जाता है। ठीक, ये सब आपको याद रखना होगा। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, 8 के आंसर आपको यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। अगर 1 किलो कैलोरी है उसके ऊष्मा का मान कितना होता है, 4.2 जूल होता है कि 4.2 × 10⁻² जूल होता है कि 4.2 × 10⁻³ जूल होता है कि 4.2 × 10⁻4 जूल होता है। ये क्वेश्चन लगाना है। ये क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.2 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। ये याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा, 9 के आंसर हो जाएगा आपका सी कैसे होगा, तो देखिए 1 कैलोरी ऊष्मा का मान जो होता है 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। और 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, ये भी याद रख लीजिए। 1 कैलोरी बराबर जूल जो होता है ये होता है 4186 जूल होता है। और एक माफ़ कीजिएगा, 1 किलो कैलोरी का मैं लिख दिया, यहाँ पर 1 किलो कैलोरी का ये मान होता है। अगर यहीं पर आपको ये पूछे कि 1 कैलोरी का मान, तो इसमें 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसकी 1 कैलोरी का मान जो होगा, 1 कैलोरी वो 4.186 जूल हो जाता है। ये याद रखिएगा, 4.186, और यहीं 1 केजी कीजिएगा तो ये पॉइंट हटा दीजिएगा, बाकी 4146 जूल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं, 1000 कैलोरी की ही 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या है। अगर यहाँ पर 2 समानांतर दर्पण है और उनके बीच में कोई वस्तु रख दिया जाता है, ठीक, उनके बीच में कोई वस्तु रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है, तो प्रतिबिंब की संख्या आप देखिएगा ये आपको अनंत हो जाता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच अगर रख देते हैं कोई वस्तु तो उसका संख्या जो होगा प्रतिबिंबों का, ये आपको अनंत हो जाएगा। ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप पूरा अपना शरीर का पिक्चर देखना चाहते हैं आईना में, तो आईना की लंबाई क्या होना चाहिए, आपके पूरे शरीर का हाफ होना चाहिए। इसकी मान लीजिए आप 5 फीट के व्यक्ति हैं और अपना पूरा शरीर देखना चाहते हैं, तो ऐसा आईना किन करना है जिसमें पूरा शरीर देख जाए। तो 5/2 ये आपका इतना आपको बड़ा लाना, इसके 2.5 फीट के आईना में पूरा अपना शरीर आप आराम से देख सकते हैं। ये याद रखना है आपको क्वेश्चन। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको आराम से कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो दे दिया कि 2 समानांतर दर्पण के बीच रखता है तो प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लीजिए 2 समतल दर्पण है और उनके बीच थीटा कोण पर वो झुके हुए हैं,
तो उनकी प्रतिबिंब की संख्या क्या हुआ है, दो मान लीजिए दर्पण है वो थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो उनकी प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है, तो 360 फॉर्मूला याद रखिए, 360 बटा में थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या आपको पता चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए 90 है, 90 डिग्री बना रहा है, दोनों बीच में 90 डिग्री बन रहा है दोनों दर्पण के बीच में, तो यहाँ पर थीटा बराबर यहाँ 90 रख लीजिए, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 में से 1 घटा दीजिए, 4 में से 1, इसकी 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 प्रतिबिंब बनेगा 90 डिग्री के, अगर दो दर्पण के बीच में 90 डिग्री रहता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है। ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, लेंस दे रहा है यहाँ पर कि अगर कोई लेंस है और हम देख रहे हैं और अक्षर क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा लेंस है ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन है आपके सामने, ये कौन सा लेंस होगा, तो ये होगा अवतल लेंस। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अवतल लेंस जो होता है उससे अक्षर छोटा दिखाई देता है, ये लेंस में क्वेश्चन था, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है, तो डायप्टर में मापा जाता है। ठीक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और वहीं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, घनात्मक होता है। ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। फिर से, अवतल लेंस की क्षमता जो होता है जिसे डायप्टर में मापा जाता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, घनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डायनोमो का सिद्धांत आधारित है, जो डायनोमो कार्य करता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये किस सिद्धांत पर बदलता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो सिद्धांत है ये फैराडे के नियम पर काम करता है, फैराडे के नियम पर काम करता है, ये याद रखिएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का आंसर बी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आता है तो। देखिए कैपेसिटेंस या कैपेसिटर उसका एसआई मात्रक जो होता है वही फैराडे होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है, कहीं कहीं देखिएगा तो माइक्रो फैराडे का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, क्योंकि फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि डायमंड किस रूप में कार्य करता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है कि डायमंड किस रूप में कार्य करता है। डायोड, माफ कीजिएगा, ये डायमंड नहीं है, डायोड है। ये डायोड जो होता है ना, ये किस रूप में कार्य करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो जो डायोड है ये रेक्टिफायर में काम करता है। रेक्टिफायर, ये याद रखिएगा किस रूप में काम करता है, तो रेक्टिफायर रूप में डायोड जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है, यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका जो आवर्तकाल होगा, ढूंढने वाला आवर्तकाल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक, मान लीजिए एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है, यदि झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका परदोर आवर्तकाल क्या होता है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा ये आपको क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका कम हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसे बस याद रख लीजिए। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई, अगर पूरा है तो 2 पाई हो जाएगा, नहीं तो अगर फॉर्मूला में इसे व्यक्त करना चाहते हैं तो अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। जी, ये रूट में ही होगा, एल बाई जी। अब एल यहाँ पर क्या है, तो लंबाई है, तो यहाँ पर जो ये होता है टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल हो जाता है। इसकी लंबाई बढ़ने पर जो आवर्तकाल है उसका मान बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो obvious सी बात है आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। तो ऐसे कर कर आपको याद रखना है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाता है तो वहाँ भारहीनता के कारण जी बराबर 0 हो जाता है, इसलिए घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, वहाँ पर घड़ी का आवर्तकाल भी अनंत हो जाता है। ठीक, क्योंकि आपको नीचे जो हो जाता है ये आपको मैंने बताया ना, टी बराबर अंडर रूट में ही एल बाई जी हो जाता है, तो जी का मान 0 जब ही होगा, ये आपको अगर कोई उपग्रह पर, क्योंकि जी का मान कुछ नहीं होता है 0 होता है, तो वहाँ पर इसका आवर्तकाल जो हो जाता है ये अनंत हो जाता है। ठीक, ऐसे याद रखना चाहिए आपको। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो किसी ध्वनि जो स्रोत है उसकी आवृत्ति में उतार चढ़ाव को, जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव, देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन मैं पढ़कर सुना देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है क्या हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस बनता है। जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके न्यूक्लियस किससे बना होता है। आपको पता है कि कोई भी परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जो कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और उसके बाहर ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि ऋणावेशित होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही पाया जाता है और सिर्फ वो न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आप आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, सूरज के जो प्रकाश का स्रोत है वो संलयन है, नाभिकीय संलयन है, और उसमें हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम कोई धातु है जिसे आसानी से चक्कू से भी आप काट सकते हैं, तो सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, किस में डुबाकर रखा जाता है ये आपको बताना है।
तो सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक, तो किरोसिन याद रखिएगा। 17 का आंसर डी हो जाएगा। 10th क्लास में आप ये पढ़े होंगे। ठीक, तो ये 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाहर निकालने पर इसमें आग लग जाता है, ये आप जरूर याद करिएगा सोडियम के बारे में। तो इसे किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है 0.97 होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो जरूर लगाइएगा। ये विद्युत का सुचालक भी होता है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, ये किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रोइन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ये याद रखिएगा। इसका जो आणविक सूत्र होता है C5H8 होता है, ये याद रखिएगा अगर याद करना चाहते हैं तो। ठीक, और इसका अणु भार जब निकालिएगा तो ये 68 हो जाएगा। टोटल का अणु भार निकालिएगा तो 68 हो जाएगा। कृत्रिम रबर के विकास का श्रेय मैथ्यू एवं हैरिस को जाता है। अगर कृत्रिम रबर जो बनाया गया था वो जाता है मैथ्यू एवं हैरिस को। रेयान रासायनिक दृष्टि से क्या है। रेयान जो है ये रासायनिक दृष्टि से क्या है, बार बार आप नाम सुनते होंगे रेयान का। तो रेयान रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो रेयान रासायनिक दृष्टि से सेलुलोज है। ठीक, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रेयान रासायनिक दृष्टि से सेलुलोज है, तो 19 का आंसर ये हो जाएगा। रेयान का उपयोग जानते हैं कपड़ा बनाने में किया जाता है, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, ऐसे आपको रेयान का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा तिलचट्टा की जीव बनता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीव बनाता है। तो ये तिलचट्टा के जो जीव बनता है या बनाता है वो इसमें से क्या बनाता है उसका नाम बताना है। ये क्वेश्चन पहली बार आप सुन रहे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो ये जो बनाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइपोफेरिक्स। हाइपोफेरिक्स इसे बोला जाता है जो कि तिलचट्टा के जीव बनता है। ठीक, इससे ही। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित होते हैं। कोई चींटी है तो वो अपना चारों तरफ की वस्तुएं देख सकती हैं। इस क्या कारण है, किसके कारण ये चारों तरफ की वस्तुएं देख सकती है, तो इसमें यौगिक कंपाउंड आंखें होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक कंपाउंड आंखें होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है, जो पत्ती होता है पेड़ के पत्ती, इनका रंग देखिएगा हरा होता है। आखिर क्यों हरा होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें जो उपस्थित होता है ये क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 का आंसर डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको लगाना है क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लोहा जो पाया जाता है ये हीमोग्लोबिन या रक्त में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि AK-47 बंदूकवा AK-47 होता है बंदूक, उसका आविष्कार किसने किया था। तो AK-47 जो बंदूक है उसका आविष्कार मिखाइल कलाशिनकोव ने किया था। मिखाइल कलाशिनकोव ने किया था, ये याद रखिएगा इनका नाम। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा, 23 के आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बार बार AK-47 का नाम आप जानते होंगे, न्यूज़ में भी आता है। क्रोनोग्राफ का प्रयोग होता है, जो क्रोनोग्राफ है इसका प्रयोग होता है, ये बताइए क्रोनोग्राफ का प्रयोग कहाँ कैसे होता है और क्या किस लिए। तो क्रोनोग्राफ का जो प्रयोग होता है ये देखने और प्रायः सूर्य के प्रभाव मंडल का चित्रण करने में होता है। देखने और प्रायः सूर्य के प्रभाव मंडल का चित्रण करने में। तो 24 के आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जीवन के रासायनिक विकास किसने प्रस्ताव रखा था। जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपको बताना है। जीवन का रासायनिक विकास का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक, तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ओपेरिन। ओपेरिन ने रखा था। ओपेरिन ने ये जीवन के रासायनिक विकास के प्रस्ताव रखा था। तो 25 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कुछ हटकर भी आपको क्वेश्चन करना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दूरबीन का आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी, अगर दूरबीन है उसकी आवर्धन क्षमता आपको बढ़ाना है तो उसकी फोकल दूरी के बारे में बताइए क्या करना होगा, कैसे ये फोकल दूरी। तो 26 से क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर दूरबीन के आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी को आँख के लेंस की कम करनी चाहिए। आँख के लेंस की फोकल दूरी को क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। याद रखिएगा आँख के लेंस की कम करनी चाहिए फोकल दूरी को। ठीक, ये याद रखिएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा कि दूरबीन के आवर्धन क्षमता के बढ़ाने के लिए फोकल दूरी आँख के लेंस का कम करनी चाहिए। ठीक, दूरबीन देखिए एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से आप आकाश के पिंड देख सकते हैं, अधिक दूरी पर जो भी वस्तु स्थित है आकाश में। और खगोलीय दूरबीन का निर्माण जो किए थे ये डेनमार्क के ज्योतिष शास्त्री जिसका नाम केपलर है 1911 में किया था। और गैलीलियो दूरबीन का निर्माण इससे भी पहले हो गया था, गैलीलियो ने किया था 1609 में। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब कोई वस्तु है कोई वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब पूछ रहा है इसमें से क्या होगा। 27 क्वेश्चन है।
तो ये कोई वस्तु कोई वृत्त का चक्कर लगा रही है तो उसका क्या बदलते रहता है, गति बदलते रहता है यहाँ पर। तो 27 के आंसर क्या हो जाएगा, 27 के आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर गति बदलते रहता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक वस्तु अगर वृत्त का चक्कर लगाती है तो उसका गति बदलते रहता है। देखिए, कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगर एक समान से करती है तो आपको पता होना चाहिए कि जब गति करती है वृत्ताकार पथ पर तो इस पर दो फोर्स लगता है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। ठीक, तो आप देखिएगा कि इसे मेंटेन करने के लिए एक आपको जो फाल्स फो या आपको झूठा बल भी बोला जाता है जिसे सूडो फोर्स, वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक सेंट्रीप्यूटल जो सेंटर की तरफ लगता है, एक बाहर बैलेंस करने के लिए लगता है। इसी के कारण इसका हर पॉइंट पर देखिएगा तो गति बदलते रहती है। याद रखिएगा, वेलोसिटी बदलते रहता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, दिशा भी बदलते हैं, प्रत्येक बिंदु पर बदलता है, इसलिए ये गति बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पदार्थ के अणु भार की गणना की जा सकती है माप कर। किसी पदार्थ के अणु भार की गणना की जा सकती है, क्या माप कर की जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 28 से लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए, पदार्थ के अणु भार की गणना वाष्प घनत्व माप कर की जा सकती है। किसका, तो वाष्प घनत्व माप कर। बी हो जाएगा इसके आंसर। 28 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप आसानी से लगा लीजिएगा। ठीक, तो देखिए, द्रव्य जो होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। द्रव के विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसकी द्रव को विभिन्न प्रकार के पदार्थ कहते हैं, अलग अलग जो होता है। जैसे कोई गैसीय अवस्था में होता है, कोई ठोस अवस्था में होता है, कोई द्रव अवस्था में होता है, एक प्लाज्मा अवस्था है। तो अलग अलग ये जो पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ कहते किसे हैं, व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। मीन्स की पदार्थ सब चीज़ है जिसके पास अपना भार हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, घेरता हो। ठीक, तो ये सब पदार्थ है। अपदार्थ किसे कहते हैं, अपदार्थ में आप बोल सकते हैं सोच। सोच जो है इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पदार्थ को हम छू कर महसूस कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। तो ऐसे कर ये आपको छोटे से क्लास में ही पढ़ना होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, नाइट्रस के विश्लेषण के लिए। नाइट्रस के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो नाइट्रस के विश्लेषण के लिए किया जाता है। देखिए, पेड़ पौधे में नाइट्रोजन नाइट्रेटस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, नाइट्रेटस इसके ही रूप में प्राप्त होता है। पेड़ पौधे में नाइट्रोजन को पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। तो जीवधारियों में नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम प्राप्त करते हैं तो प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में, तो सोयाबीन में पाया जाता है। देखिए, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रित घोल को अगर 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनता है। फिर से याद रखिए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ही नाइट्रोजन गैस मिलता है। जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मौलिक परीक्षण का प्रयोग होता है। मौलिक परीक्षण का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो मौलिक परीक्षण का प्रयोग घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए घोल में कार्बोहाइड्रेट है, इसके लिए मौलिक परीक्षण का प्रयोग होता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मौलिक परीक्षण का प्रयोग घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है शरीर के लिए अति आवश्यक है। ठीक, ऊर्जा देता है। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि टेबल साल्ट किसे कहा जाता है। टेबल साल्ट, साल्ट में से नमक होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है या किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये तो क्वेश्चन आपको लगा लेना ही चाहिए। इसे सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड होता है जो कि आपको टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्तनपायी जीवों में निषेचन गर्भाधान कहाँ होता है। जो निषेचन जिसे गर्भाधान बोला जाता है, ये स्तनपायी जीवों में कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो स्तनपायी जीवों में निषेचन जो होता है ये डिंब वाहिनी नली में, फिलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है, उसमें होता है। ठीक, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर बी हो जाएगा। ये आप आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मेल को ही निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक मिलता है और मादा युग्मक दोनों मिलता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डायफ्राम किस में सहायक होता है। डायफ्राम जो होता है ये किस में सहायक होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो डायफ्राम जो होता है ये श्वसन में सहायक होता है।
तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 33 का आंसर आसान भाषा में आप लगा लीजिएगा बी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि डायफ्राम श्वसन में सहायक होता है, जैसे ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करने का काम श्वसन तंत्र करता है, ये आपको पता होना चाहिए। मनुष्य श्वास लेने की दर क्या है, तो 12 से लेकर 15 बार प्रति मिनट क्या है श्वास दर होता है। आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, मनुष्य का खुद अनुभव कीजिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। और सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिली वायु फेफड़ों में हर समय भरी रहती है। 1500 मिली जो है ये हर समय भरी रहती है, और इससे फेफड़ा की क्रियात्मक और जो होता है अवशेष समर्थ कहते हैं। जितना ये भरा रहता है इसे ही फेफड़ा का क्रियात्मक अवशेष समर्थ कहते हैं। ठीक, 1500 के करीब मिली ये फेफड़ा में हरदम भरा रहता है। तो आप देखिएगा कि मूवी में आप देखते होंगे कि अगर कुछ होता है तो ये चेस्ट पर पुश किया जाता है। अगर हार्ट अटैक होता है या कुछ होता है तो ऐसे चेस्ट पर पुश किया जाता है, वो उसमें सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सबसे तेज गणना करने वाला विश्व रिकॉर्ड कंप्यूटर से भी तेज किसका नाम है। इनका नाम था, अब तो कोई और एक नया रिकॉर्ड बन चुका है, लेकिन फिर भी ये याद रखिएगा, इनका नाम था श्रीमती शकुंतला देवी। ये सबसे तेज गणना करने वाली विश्व रिकॉर्ड बनाई थी कंप्यूटर से भी तेज, श्रीमती शकुंतला देवी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी। मनुष्य के रुधिर में ब्लड होता है, उसमें शर्करा, ठीक, शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक भोजन के तुरंत बाद होती है। भोजन करने के बाद क्या होती है, तुरंत शर्करा की वो मात्रा अधिक होती है। ऐसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, रक्त के थक्का करने के लिए एक आपको अनिवार्य प्रोटीन होता है, जिसे हम लोग क्या नाम बताते हैं, तो फाइब्रिनोजन बताते हैं। फाइब्रिनोजन इसका नाम है, जो कि रक्त को थक्का करता है। और विटामिन की कौन सा सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लॉर्ड स्टेनर ने किया था, जो कि 1900 में लगभग किया था। ठीक, ये याद रखिएगा। इसलिए 1930 में इनका नोबेल पुरस्कार भी इसलिए मिला गया था इनको। 1900 में खोज किए थे, लेकिन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिएगा कि जिस समय खोज किया जाए उसके 1-2 साल बाद या कुछ साल बाद ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन भी ब्लड से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 36 है कि एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर सीरम, जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी को रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं। ये आपको बताना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी, जैसे एंटीबॉडी बहुत महत्वपूर्ण होता है, अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी आपके इसका नाम सुने होंगे, रुधिर सीरम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका एंटीबॉडी अच्छा है दूसरे में देखकर। तो यहाँ पर आप एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को जो कहा जाता है ये कहा जाता है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, सीरम के अध्ययन को। अब यहाँ पर इसके बारे में मैं कुछ बता दूं, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। एंटीजन को ही ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर ही मनुष्य के 4 भाग में रुधिर को बांटा जाता है। किसके, तो ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि आपको एंटीजन बोल सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। इसी के उपस्थिति के कारण रुधिर को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें रुधिर ए है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए होता है, एक ब्लड ग्रुप बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अब इसमें क्या क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए, जो एंटीजन ए है जो कि ब्लड ग्रुप ए में होता है, रुधिर ए में एंटीजन ए होता है। ठीक, रुधिर बी में एंटीजन बी होता है। ठीक, और रुधिर जो ए बी है इसमें एंटीजन ए बी होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, रुधिर जो एंटीजन ए बी है, ए और बी दोनों होते हैं ए बी में, क्योंकि ए और बी दोनों होंगे, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो आप देखिएगा रुधिर ए बी जो है, ए बी वाले को स्वर्गाही कहा जाता है, इसकी सबसे ब्लड ले सकते हैं। और जो ओ वाले हैं ये स्वरदाता कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है, ये किसी को ब्लड दे सकते हैं। इसी के कारण ये अलग अलग ब्लड ग्रुप बनाया गया है। मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप जो रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लॉर्ड स्टेनर ने किया था 1900 में, और फिर उनको 30 साल बाद 1930 में नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला था। ये सब याद रखिएगा। 36 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। जो आधुनिक मॉडर्न आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है, ये 10th में ही आपको पढ़ने को मिला होगा। अब भूल गए हो तो उसके दूसरे ही बात है। ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। इससे पहले परमाणु भार पर आधारित था, लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी आया ये आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अब ये क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, उस पर यह आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखिएगा तो आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग जो है इसका संख्या 9 है। आधुनिक आवर्त सारणी का मैं बात कर रहा हूँ, और ये याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, जैसे वर्ग जो 7 का ए है उसमें तत्वों के देखिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। ये सब आपको पढ़े होंगे। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है ये क्षार धातु होता है, और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस होता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था, कभी और भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विज्ञान की शाखा ओनिरोलॉजी, जिसे ओनिरोलॉजी बोला जाता है, किसके इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए, विज्ञान की शाखा ओनिरोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत क्या, वृक्ष का, सुंदरता का, स्वप्न का, नींद का, तो ये आपको बताना है।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वप्न का अध्ययन ओनिरोलॉजी में कहलाता है। स्वप्न का अध्ययन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। जो सपना उपना आप देखते हैं उसका अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? कीट पतंग का व्यापक अध्ययन किया जाता है। हैरोलॉजी के अंतर्गत जो समय मापने वाला विज्ञान है उसका किया जाता है, और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा यूनिट या मात्रक को यूनिट बोलते हैं। तो ये क्या होता है ये आपको बताना है। 39 आपके सामने है। तो कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक जो होता है ये बिट होता है। क्या होता है? बिट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो 1 किलोबाइट या केबी 1024 बिट के बराबर होता है। बिट के बाद बाइट आता है तो बाइट के तुल्य होता है। जैसे हम लोग 1 MB बोलते हैं ना, 1 MB, इंटरनेट चलाते होंगे, इंटरनेट से ही सब देख रहे हैं, तो 1 MB जो होगा डाटा जिसे बोला जाता है वो 1024 KB के बराबर होता है। तो आप देखिएगा कि जब नेट स्लो होता है, काफ़ी स्लो, तो वो KB में, KG नहीं KB होगा, KB में डाउनलोड होता है। वही फास्ट होता है जो MB में, और MB से भी अगर फास्ट होता है नेट तो GB में होता है डाउनलोड। तो ऐसे कर आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 1 GB बराबर क्या हो जाएगा? वही 1 GB। अगर हम 1 GB डाटा तो आपको डेली मिलता ही होगा अगर आप रिचार्ज कराए होंगे तो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। और कंप्यूटर के सबसे छोटा जो मात्रक होता है ये क्या होता है? तो ये 39 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 79 हो जाएगा, बिट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में किसका सही सुमेल नहीं है? इसमें से किसका सही सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है सुमेलित सही नहीं है। तो ये सहजीवी उत्पादक सही है, परोपजीवी उपभोक्ता, मृत्युपजीवी विबंधक, तृणभक्षी गोसा उपभोक्ता। ये जो डी वाला है ये सही नहीं है। ये 40 का आंसर क्या लगाइएगा? ये आपको 40 का आंसर डी हो जाएगा। ये कैसे? तो सहजीवी किसे बोलते हैं? सबसे पहले सहजीवी, इसमें दो जीव परस्पर लाभकारी संबंध बनाते हैं, जैसे कवक हुआ, न्यूरिया हुआ आदि। ठीक, एक दूसरे पर इसकी दो जीव परस्पर आपका लाभकारी संबंध बनाते हैं। परोपजीवी किसे कहा जाता है? या परजीविता इसे बोला जाता है। एक जीव जो होता है दूसरे जीव पर आश्रित होता है, जैसे कवक हुआ, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है। मृतपजीवी किसे कहते हैं? तो कुछ जीव जो है ये सड़े गले पदार्थ पर जीते हैं, जैसे कवक हुआ, न्यूरिया हुआ, ये सड़े गले पदार्थ पर जीते हैं। ठीक, इसे कहते हैं। लेकिन ये डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की किसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह कार्बन चक्र से संबंधित है। ये कार्बन चक्र से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें? यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा, कार्बन चक्र में। से इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखिए, सौर ऊर्जा या सूरज की ऊर्जा का जो स्रोत है यह नाभिकीय संलयन है। ठीक, हाइड्रोजन उसमें होता है और हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है, यही इसका स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित लवणों में किसमें सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? जो सागरीय जल होता है, समुद्र का जल, वो खारा होता है, नमकीन होता है या लवण होता है, उसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान है ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ये होता है सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा, सोडियम क्लोराइड का ये सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ठीक, ये याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक, ये रोशनी में, सड़क की रोशनी में प्रयोग हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? ये जो लैंप है ये किसका उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 है, सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो ये आपको पीले रंग का उपयोग करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका सोडियम। अब ये सूची है, एक सूची को दूसरे सूची में सम्मिलित करना है, और यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से सम्मिलित कीजिए। देखिए, सूची 1 जो दिया है, अणु दिया है, और उसमें उपस्थित तत्व इधर दिए हैं। ठीक, तो ये आपको एक सूची से दूसरे सूची में सम्मिलित करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है उसके आपको लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा, ये आपको सम्मिलित करना है। तो ये क्वेश्चन सम्मिलित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 को कैसे सम्मिलित कीजिएगा ये सोचिए। तो सबसे पहले विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालिन है, और इसमें हमने बताया था कि क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। अब ए का 2 में यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहा है। ठीक,
तो फिर हम क्या करेंगे, आगे के मिलाएंगे। हीमोग्लोबिन मैंने बताया ऊपर ही कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो इसमें लोहा पाया जाता है। यह रक्त का हीमोग्लोबिन भाग है और उसमें लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसकी आपका बी का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर साफ साफ आंसर देखिए निकल कर आ जा रहा है ए। फिर भी आगे हम मिलान कर लेते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैंने बताया था क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और पीतल, पीतल आपको मिश्र धातु है और ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, तो इसमें आपको तांबा और जिंक मिलकर बना होता है, तो इसमें तांबा पाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको लगा लेना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है, सैटेलाइट छोड़ा जाता है, उसमें आखिर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ये आपको बताना है। तो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत जो होता है, ये सौर सेल होते हैं। सौर सेल लगाया जाता है और सेल में आपको सिलिकॉन का उपयोग भी किया जाता है और वही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर सेल है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में किस किस्म में कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतर होती है। इसमें से कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अच्छा पाया जाता है या अच्छा किस्म का कोयला है। ठीक, ये आपको क्योंकि कार्बन की मात्रा अच्छा पाया जाएगा तभी तो अच्छा जलेगा, दहन शक्ति इसका ज़्यादा होगा, क्षमता। तो ये जो कोयला है इसे एंथ्रासाइट बोला जाता है। इस कोयला का क्या नाम है, एंथ्रासाइट है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु वायरस जनित है। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, वायरस जनित है, ये आपको बताना है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है ये वायरस जनित, जैसे एड्स जो है एच आई वी से होता है वायरस से, वैसे हेपेटाइटिस भी वायरस जनित बीमारी है, ये याद रखिएगा। तो हेपेटाइटिस बीमारी जो होता है वायरस से होता है, ठीक, और इसके यकृत को प्रभावित करता है और इसका लक्षण में आपको ये हो जाएगा कि पेशाब, आँख और त्वचा पीला हो जाता है हेपेटाइटिस में। टाइफाइड जो होता है इससे प्रभावित अंग जो है ये भी आंत है और ये टाइफाइड जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, टाइफाइड में गंदा पानी उन्हीं से भी फैलता है, लगातार दस्त और उल्टियाँ होता है टाइफाइड में। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। और जो 1882 अब देखिएगा साल में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच ने कोलेरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। ठीक, तो रॉबर्ट कोच का नाम आता है, 1882 याद रखिएगा। और इसने किसका, कोलेरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको कर लेना है। हैजा जो है ये आंत को प्रभावित करता है और ये भी जीवाणु से होता है और इसके जीवाणु का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है विब्रियो कलोरी, कलेरी है, कलेरी इसका जो है जीवाणु का नाम है। तो ये भी याद रखना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि नासिक पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था। जो नासिक पर बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी आप जानते होंगे। ठीक, तो हिरोशिमा नागासाकी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम उस पर गिराया गया था। ठीक, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान ने समर्पण किया था। ये 6 अगस्त और आपको लगभग 9 अगस्त को दिन गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। सबसे पहले हिरोशिमा पर, फिर उसके बाद नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक बम गिराए गए थे। तो ये जो परमाणु बम थे इसमें किसका उपयोग किया गया था, जो नागासाकी पर गिराया गया था इसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। ठीक, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता था। इसका फॉर्मूला जो होता है प्लूटोनियम का जो इंगित किया जाता है ये पीयू द्वारा इंगित किया जाता है। ठीक, दर्शाया जाता है। और इसका आविष्कारक कौन थे, तो मिलन और एवेल्सन थे जो अमेरिका के ही थे। ठीक, और यूरेनियम की खोज किसने किया था, तो कैलोप्रोथ जो जर्मनी के थे इसने। थोरियम की खोज किसने किया था, तो जे बर्जिलियस, नाम याद रखिएगा, ये स्वीडन के थे। और रेडियम का तो नाम आपको याद ही है, पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और बेमोड फ्रांस ने ये आपको किए थे। ठीक, तो ऐसे कर आपको याद करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के निम्नलिखित में कौन से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के वो परिवर्तन होकर भी वो उस अवस्था में आ सकता है जो पहले वाला अवस्था में था। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि ये आपको पानी जम जाएगा, फिर जमने के बाद भी पानी हो सकता है अगर गर्म किया जाए तो ये आपको भौतिक परिवर्तन है। बाकी कोयला का जलना, ठीक, दही का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन है। उष्मा का चालक सबसे अच्छा कौन है, ये आपको बताना है कि ये उष्मा का आंतरिक ऊर्जा है जो कि दो वस्तुओं के बीच केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। उच्च ताप से निम्न ताप के तरफ जाता है उष्मा। चांदी का विशिष्ट उष्मा सबसे अच्छा होता है और चांदी का सबसे अच्छा माना जाता है चालक उष्मा का। ठीक, और ये आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा चालक माना जाता है चांदी का। उसके बाद तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चांदी के बाद तांबा आता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा चांदी, इसमें सिल्वर। ठीक, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ आपको, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे हार्ड करते जाऊंगा और मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि हर एग्जाम में आप देखिएगा क्वेश्चन हार्ड ही आ रहा है, इजी तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है।
तो जो भी क्वेश्चन था मैंने करा दिया। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।